All right, so hello, learners. Welcome back. Welcome to this very brand new lecture. So this is the lecture 6. Okay, ये आपका lecture 6 है. आप यहाँ से जो है आपकी स्पीड बहुत पेस जो है थोड़ा इंक्रीज करेंगे क्योंकि अब जो है बहुत करीब आ चुका है और सिलेबस बहुत ज्यादा है. मतलब बहुत ज्यादा है. मतलब मैंने तो बहुत एक अटेनेबल और अनअचीवेबल टारगेट ले लिया कि भाई इसको जल्द से जल्द 15 अक्टूबर के पहले पहले निपटाना है. बहुत कम टाइम मेरे पास है और बहुत कम टाइम आपके पास है क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद पीवाईक्यूज लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स, मॉक्स और बहुत सारे वन लाइनर्स करने वाले हैं हम. लेकिन उसके पहले लेक्चर्स पूरा कोर्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. तो सब जो है आपको मदद करनी पड़ेगी मेरी और उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखो इसको जितना ज्यादा हो सके ना उतना स्प्रेड करो इसको. दैट्स दी ओनली आस्किंग. ओके, तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की. बात कर लो यहाँ पे कि भाई एरिस्टोटल के अनुसार आपके कितने संविधान होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. तो सबसे पहले संविधान ही देख लो. तो अरस्तु कहते हैं कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है, इन्होंने राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन सब में इन्होंने कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं माना. मतलब आज सब एक ही चीज माना है. तो ये कहते हैं कि राज्य क्या है, पदों का संगठन है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करते हैं, वितरण करते हैं. बस इसका सार्वभौमिक सत्ता होती है, यूनिवर्सल होता है. इसमें संगठन और जो उसके सदस्य होते हैं वो इनके उद्देश्य को तय करते हैं. सिंपल है. और इसी क्लासिफिकेशन की वजह से दिस इज द मेन रीजन इनको क्या कहा गया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट. और अब क्या इनको ये एक बहुत नोवेल फीचर था क्या, इनका नोवेल आइडिया था क्या? नहीं, इन्होंने ये वाली इंस्पिरेशन ली प्लाटो के स्टेट्समैन से. कहाँ से? प्लाटो के स्टेट्समैन से. क्योंकि उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करी, इन्होंने भी करी. उन्होंने भी अपना आदर्श राज्य बताया, इन्होंने भी बताया. तो बता दो फिर इनका आदर्श राज्य क्या था? तो इनका आदर्श राज्य था पॉलिटी. मैं कह रहा हूँ क्या? नहीं, वो कार्ल पॉपर कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं कार्ल पॉपर? कि इनकी सबसे अच्छी जो अच्छी व्यवस्था थी वो आपके पॉलिटी है. यहाँ पर राज्य ले लो, गवर्नमेंट ले लो, और आपके जो पॉलिटिकल जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था हम बात करते हैं, वो सब एक ही वर्ड है अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू अरस्तु. हम्म. तो प्लाटो क्या कहते हैं? प्लाटो क्यों में पॉलिटी में ना आपके एरिस्टोक्रेसी का भी तत्व है, फ्यूडलिज्म का भी है, और आपके अगर आप बात करें, हाँ, तो इन दोनों का तत्व यहाँ पर देखने को मिलता है. उसके अलावा लोकतांत्रिक विचारों का भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, समन्वय और एक तत्व देखने को मिलेगा. तो अरस्तु का जो जेव स्टेट है इसको हम ऑर्गेनिक स्टेट भी बोल सकते हैं. और क्योंकि वो उनके सपोर्ट करते थे. और ऑर्गेनिक इंडिविजुअलिज्म जो जैव व्यक्तिवाद है उसका सपोर्ट ये नहीं करते थे. कितनी बड़ी बात बोली है कि भाई ये कार्ल पॉपर ही बोल रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक स्टेट की मानते थे लेकिन ऑर्गेनिक इंडिविजुअलिज्म को नहीं मानते थे, क्योंकि इनके लिए स्टेट पहले था. राइट. उसके अलावा अरस्तु पॉलिटी को लेकर कहते हैं कि ये सेव स्टेट भी है और एक गोल्डन मीन पर चलने वाला राज्य है जो कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन और मिडिल क्लास के द्वारा चलाया जाएगा. वेरी वेरी गुड. अब ये बोलते हैं कि मैं मध्य, देखो ये कहते हैं कि अगर आपका जो मिडिल क्लास है वो इनको चलाएगा तो कोई आदर्श होंगे, कोई आइडियल्स होंगे, उनके कुछ वैल्यूज होंगी. तो यस, दो ही वैल्यूज हैं जो कि इनको ड्राइव करेंगी. पहला आता है आपका समानता जिसको हम इक्वालिटी बोलते हैं, दूसरा सहमति है जो आपको कंसेंसस बोलते हैं. तो प्लाटो और एरिस्टोटल राज्य, समाज और सरकार में भेद नहीं करते थे. समझ गए? अब 6 प्रकार के इन्होंने, मैंने कहा ना अभी आपने कि भाई क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 6 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बताया, यानी कि जो शासन व्यवस्थाएं हैं. ठीक है. और दो आधार है, पहला जनसंख्या यानी कि संख्या, और दूसरा शासन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है. ठीक है. तो आ जाओ भाई देख लेते हैं यहाँ पे. तो प्लाटो ने जहाँ कानून पालन करने वालों, ना करने वालों का आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया है, और अरस्तु ने क्या किया, ये वाले दो जो उनके बेसिस थे उनको. तो कहते हैं कि संख्या को लेकर के जो एक व्यक्ति का शासन है उसको मोनार्की बोला गया, जब कुछ व्यक्तियों का शासन है उसको एरिस्टोक्रेसी यानी कि अभिजात तंत्र बोला गया, और जो थर्ड है ये बहुत लोगों का शासन है, इसको हम बोलते हैं संयत या प्रजातंत्र और पॉलिटी. ठीक है. और इसी को इन्होंने सबसे अच्छा और इनका आइडियल स्टेट बनाया. राइट. अब जो एक व्यक्ति का शासन है, जो मोनार्की है, वो निरंकुश है, टिरनी है वो. ठीक है. और जो कुछ जो अभिजात तंत्र है, अरिस्टोक्रेसी है, वो आपके ओलिगार्की है. और जो बहुत लोगों का शासन है, पॉलिटी है, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे. और ये आपके भीड़तंत्र और लोकतंत्र इसको कहा गया. ठीक है. तो सबसे अच्छा क्या होता है, मिश्रित संविधान. अतः सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है पॉलिटी, जिसमें एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों के गुण है. ठीक है. पॉलिटी कहेंगे इसको, इसमें डेमोक्रेसी भी है, इसमें एरिस्टोक्रेसी भी है, और यह संवैधानिक सरकार भी है ना. अब यहाँ पर ये वो जो थ्योरी ऑफ साइक्लिक चेंज बोलते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी है, इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको देख लेना. इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ साइक्लिक चेंज. क्या है भैया ये? इसके अंदर वही सब चीजें हैं कि भाई क्रांति अगर होती है, यानी कि परिवर्तन अगर होते हैं, के कारण कोई भी जो शासन व्यवस्था है वो स्थिर नहीं होती. क्योंकि रेवोल्यूशन जो होते हैं वो इनएविटेबल होते हैं. क्या होते हैं? इनएविटेबल. ये कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा. होते हैं भाई.
है ना, इनएविटेबल है। तो कहते हैं कि भाई मोनार्की से हम बात करते हैं, टिरनी आ जाता है, टिरनी से एरिस्टोक्रेसी, अरस्तु अरस्तु बोल रहा हूँ, एरिस्टोक्रेसी आ जाता है, और उससे एरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की, फिर पॉलिटी, और फिर आपका डेमोक्रेसी, और फिर डेमोक्रेसी छिन्न भिन्न हो जाती है, उसके बाद वापस मोनार्की आता है। तो इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है, खत्म नहीं होता कभी भी। ठीक है, ओके, तो यही सब है। तो ये जो एरिस्टोटल का ये जो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो आइडिया है, इसको बाद में बहुत सारे रोमन और जो क्रिश्चियन और जो दूसरे इंग्लैंड है, इंग्लिश के हैं, इन सबों ने भी एक्सेप्ट किया है एज इट इज। जैसे आपका पॉलीबियस, जिसको सिजेरो बोलते हैं, जो कि आपके अरस्तु के बाद इसको कंप्लीट भी करेंगे हम, क्योंकि आपका सिलेबस में है, सिजेरो है, राइट। सिजेरो के साथ और कौन कौन से हैं? सिजेरो के बाद आ जाएंगे आपके सेंट थॉमस है, क्वानास है, मैकावली हमारे सबके दोस्त हैं, और हॉब्स हैं, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, हीगल, ग्रीन, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हबरमास, फ्रांस फनन है, हाना अरेंट है, जॉन रोल्स है, रॉबर्ट नॉजिक है, माइकल वोजर है। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मध्य कुलीन में कौन कौन आ जाएंगे आपके? आपके सेंट थॉमस एक्विनास है, आधुनिक में मैकियावेली आ जाएंगे। तो इन सबने क्या करा है, इसको स्वीकार किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो वेक्स होना चाहिए। आलमंड क्या बोलता है कि भाई 19वीं सदी तक जो मूल वर्गीकरण था के रूप में काम करता रहा है, यह सिद्धांत राजनीति विज्ञान के इतिहास के प्रथम व्याख्यात्मक सिद्धांत है, और ये सब आप देख लेना, यहाँ पे नॉट सो इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ेंगे बहुत जरूरी चीज। अब क्या आ गया भी? अब आ गया बम, अब आ गया बॉम्ब। क्या है भाई ये? अब आ गया आपके न्याय का सिद्धांत, क्योंकि यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। एरिस प्लाटो के टाइम पे भी हमने बहुत फोकस किया था। अब एरिस्टोटल की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी फोकस करते हैं। मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताओ, सोक्रेटिस थे या प्लाटो थे? प्लाटो ने 4 वर्च्यूज बताए, कौन कौन से 4 वर्च्यूज हैं, उसके नाम लिखो कमेंट सेक्शन में, बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। All right, so hello learners, welcome back to this very new lecture. So इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे एरिस्टोटल के जस्टिस के कॉन्सेप्ट की। बहुत कुछ बार और बहुत बार देखा हुआ है, और एरिस्टोटल के डिटेल्ड लेक्चर जिसके अंदर मैंने जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस आप अरस्तु को नहीं समझ सकते हो, इतना जरूरी है, राइट। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार देख लेना उसको जाकर के, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस हैं, बहुत मजा आएगा आपको। फिलहाल आप पढ़ते एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो अरस्तु अगर हम बात करें, तो इथिक्स मन की किताब है, में 2 प्रकार के न्याय बताता है। पहला आता है सामान्य न्याय, जनरल जो जस्टिस होता है, और एक विशेष स्पेसिफिक होता है। तो प्लेटो वाला यानी आंतरिक न्याय, इसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक है, इंटरनल है ना, यह पूर्ण न्याय है, इट्स अ परफेक्ट जस्टिस, जो संपूर्ण नैतिक सद्गुणों की अभिव्यक्ति है, यहाँ ज्यादा व्यापक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और विशेष न्याय होता है सामान्य न्याय का व्यवहार में उपयोग, यानी जो, अरे यार, आप एक बात समझो, इस ये ना एक आइडिया है, और इसका प्रैक्टिकल फेस, प्रैक्टिकल रूप क्या है, वो विशेष न्याय है। ठीक है, इसको हम विशेष न्याय बोलते हैं, सिंपल है। तो इनकी किताब है यूनानी, अगर हम बात करें इथिक्स में, यूनानी एक वर्ड है, उसको हम बोलते हैं, इट्स बात करें तो उसको बोलते हैं डिका योसिन। क्या बोलते हैं? डिका योसिन। सरल में किसका वर्ड है ये? जस्टिस को लेकर के, तो उसमें इसका प्रयोग किया है। तो अरस्तु क्या बोलते हैं कि न्याय व कानून के बिना व्यक्ति निष्कृतम पशु है, यानी कि खुला हुआ एक पशु है, जिसके पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसका अधिकार नहीं पता है, कुछ नहीं पता। न्याय व कानून के कारण ही वे पशुओं से सर्वोत्तम है। और यह कथन अरस्तु ने प्लाटो की लॉज से लिया है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्पायर्ड तो है वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि एकदम ही एंटी, मतलब पूरा क्रिटिक ही है ये, नहीं सरन मैम। वो एकदम सोच समझ करके बातें करते हैं, कि भाई जो अच्छी चीजें हैं प्लाटो से, वो निकाल करके लेके आ गए वो। अब ये बताते हैं कि भाई अब विशेष न्याय है, स्पेसिफिक न्याय है, तो इसका क्या, कौन कौन से टाइप्स हैं? तो पहला आता है आपका वितरणात्मक, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। एक होता है परिशोधनात्मक, जिसको हम करेक्टिव या रेक्टिफिकेटरी बोलते हैं। जैसे, अरे यार आप एक बात बताओ, तो वितरणात्मक तो होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव इसको हम बोलते हैं परिशोधनात्मक, ऐसी चीजें जिसमें आप रिमिडियल, उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे बाल सुधार गृह होता है ना, तो क्यों उसमें रखा जाता है? क्यों जेल में नहीं भेजा जाता इन लोगों को? इसलिए भेजा जाता है कि किसी कारणवश ये लोग खराब हो गए, बस इनको अच्छा करना है अपन, तो इस चीज पे चलते हैं। तो ये एक रेक्टिफिकेशन का एक एग्जाम्पल। बात करते हैं दूसरा। अब पहला आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इनको एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंस क्या क्या है। और दूसरा आता है आपका प्रतिवर्ती न्याय, परिशोधनात्मक, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस को हम बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है आपका पद, सम्मान, धन व संपत्ति का वितरण। विधायिका में आता है आपका बंटवारा, जैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कार्य, उन सबका। इसके बाद आता है आपका रेखा गणित के आधार पर वितरण, और ये सब चीजें आप पढ़ लेना एक बार। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब बात करते हैं कि प्लाटो ने के अन्य न्याय में कर्तव्यों और अरस्तु के न्याय में अधिकारों पर बल है, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है,
आप ये वाली बात याद रखो कि जो आपका वितरणवादी न्याय है, तो उसके अंदर ये क्या बोलते हैं, कि बोलते हैं कि जो संविधान जो बात बोलता है, जैसे संविधान के अनुसार ही आपका धन, इनाम, सम्मान और पदों का बंटवारा होना चाहिए, पहला बात तो ये बोलता है। लेकिन ओलिगार्की जो गुटतंत्र होता है, जो कुछ प्रमुख लोग होते हैं जो कि सरकार को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं, उसमें इसका क्या अर्थ है, उसमें ये अर्थ है कि जो धन और संपत्ति है, जबकि कुलीन तंत्र और पॉलिटिक में सद्गुण, जो वर्चू बोलते हैं जिसको वेरटू, वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो न्याय है वो योग्यता सिद्धांत पर आधारित है, अरस्तु के अनुसार। अभी समझाऊंगा क्या होता है ये। दूसरा आता है परिशोधनात्मक। इसका मतलब होता है ये समझौतों पर आपराधिक कार्य यथार्थ दीवानी व फौजदारी मामलों से संबंधित है। इसमें जो व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उसने दूसरों के साथ व्यवहार किया, या फिर वो कितना सदगुणी है, या कितना आपराधिक मानसिकता का इंसान है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट बहुत फेमस है, समानों के साथ समान, असमान व असमानों के साथ समान व्यवहार होता है। तो यह उनका मानना है कि भाई अन्याय कब पैदा होता है, जब समानों के साथ असमान और असमानों के साथ समान व्यवहार पैदा होता है। तो ये इन्होंने कहा था कि भाई जो समान है उनके साथ समान ही बर्ताव किया जाना चाहिए, समान ही न्याय देना चाहिए, और जो असमान है उनको असमान ही बर्ताव करो और असमान उनको न्याय दो। ठीक है, ये अरस्तु का कथन है। तो उसके बाद यथास्थितिवादी है तो सही वो, मतलब अरे भाई स्टेटस कोस्ट है, वो चाहते हैं कि जो परिस्थिति है यथास्थिति वैसी बनी रहे, तो रूढ़िवादी इसको बोलते हैं हम। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई आवश्यकता नहीं देखी जाएगी, यहाँ पर योग्यता देखी जाएगी कि आप कितने योग्य हैं। तभी तो कहता है कि जो हीलिया है, हीलिया मतलब जो न्यायपालिका है, तो उसके परिवर्तन होने पर भी उतना जो है उसको मानते नहीं थे। वो कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, स्थापित कर देती है। तो किसका काम है, न्यायपालिका का। बारकर क्या कहता है, अरस्तु के न्याय शब्द का प्रयोग साधुता के अर्थ में किया गया है। इसमें साधुता। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वही सब चीजें यहाँ रख। वे प्लेटो ने इसको अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा था। लाइसियम में अरस्तु घूमते हुए पढ़ाता था, भ्रमणशील दार्शनिक था, उसका विद्यालय भी कहते थे इसको। राइट, अरस्तु ने अपने दोस्त जो एक्सनो क्रिटिस था, उसको वहां का कुलपति भी बनाया था। इजाया बर्लिन का इंटरेस्टिंग है, उन्होंने क्या बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता आ जाए कहीं ना कहीं से। कि इजाया बर्लिन बोलते हैं कि हैजो के अंदर फॉक्स है, ये 1953 की हम बात करते हैं, कि भाई जो प्लेटो है, प्लेटो को तो कांटेदार जो जंगली चूहा होता है उसकी जो हैजो बोलते हैं, कि भाई जो बड़ी बड़ी एक चीज जानता है उसको संज्ञा दी प्लाटो को। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो अरस्तु है ना वो लोमड़ी है, फॉक्स है वो, जो बहुत कुछ जानता है। मैक्सी बोलता है कि ये प्रथम यूटोपियन है, और अरस्तु के लिए बोलता है कि राजनीतिक वैज्ञानिक है प्रथम। ठीक है, फिर मैक्सी बोलता है कि अरस्तु यथार्थवादियों, वैज्ञानिकों और इनका जनक है। जबकि प्लेटो ने क्या करा है, आदर्शवादियों, कल्पनावादियों को बनाया है। दांते, ये दांते लिख रखा है, दांते ही है, दांते ऐसे लिखना चाहिए इनको, दांते। ऑल राइट। बात करते हैं कि उनका एक बुद्धिमान और ज्ञानियों के गुरु की संज्ञा दी है। सिंपल है यार, मैक्लिवियन से भाई ने क्या बोला, एक बार आप देख लेना अच्छे से। राइट, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट्स भी हैं यार, जिसमें सिपाही ने क्या बोला है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट सेकंड। या तो प्लेटो और अरस्तु को के बारे में बोला है। उसके अलावा अब यहाँ पर बात करो एप्स्टाइन की। क्या बोला, एप्सेंटाइन, ये कि इसमें क्या बोला कि भावी पीढ़ी को अरस्तु की कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन संवैधानिक राज्य के कानून की शासन की धारणा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होना चाहिए भाई। प्रोफेसर बर्कर है, वो बोलता है प्रिंस, जो द मैकियावेली की जो कृति है उसमें क्रांति संबंधी विचार जो उल्लेख है, वो आपको कहाँ ना कहाँ मिलेंगे, अरस्तु के विचारों में दिखने को मिल जाएंगे। फिर टनिंग है, कैटलीन है, मैकियावेली ने मिश्रित संविधानों के संबंधी विचार जो है वो इन्हीं से ग्रहण किया है, किनसे, अरस्तु से। ठीक है, उसके अलावा जेम्स हैरिंगटन आ गया आपका, मोंटेस्क्यू आ गया, ठीक है, मैंकिटायर आ गया, कैटलीन, सिकिलियर, फेडरिक पॉलक है, मैक्सी है, बारकर है, प्लूटार्क है। यहाँ पे इतने लोग हैं। प्लूटार्क ने क्या बोला है, अरिस्टोटल को कुछ सीमा तक अलेक्जेंडर के राजनीतिक मस्तिष्क की शिल्पित आता है। ये क्या बोला, शिल्पी कौन है इनका, कि भाई अरस्तु ने जो बातें सिखाई होगी ना अलेक्जेंडर को, वो कहीं ना कहीं आपको अरस्तु से ही सीखी है उसने। ठीक है, जो उसका मानसिकता थी, जो साम्राज्यवादी विचारधारा थी, कहीं ना कहीं उसको अरस्तु की झलक उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी के साथ ही आपका कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे निकोलो मेकियावेली, जितना भी पढ़ा सकता था ना, एक विचारक को लेकर के देखो। सबसे जरूरी चीज क्या होती है, पहला तो हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स ऑलरेडी बना रखे हैं, तो उनका तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के देखना ही देखना है वो। दूसरा, रही बात ये वाली, तो सीधी सी बात है, इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर्स में आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, जो कि उससे बाहर नहीं जाएगा फिर भी। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो आप सबकी मदद चाहिए, इसको स्प्रेड करो, ताकि थोड़ा तो मोटिवेशन इंसान को मिले तो काम करे वो। राइट, तो सीधी बात है, इसको शेयर करना ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, जब तक हम बात करते हैं निकोलो मैकियावेली के, उसके अंदर लेकर के आएंगे। जब तक आप निकोलो मैकियावेली का लेक्चर देखो, जिसको हमने लेक्चर में डाल रखा है। ठीक है।